हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, साथ में न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो यहाँ पे आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, और साथ में एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बात करें तो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जैसा कि आपको बताया गया था कि अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। किसने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, इससे उन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की थी और उन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे तीन तरह के कंक्लूजन्स दिया और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है ये जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की, तो आप गोल्डस्टीन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? गोल्डस्टीन का। ठीक है, एक्चुअली प्रोटॉन्स की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन्स को एग्जैक्ट तरीके से उस पर जो वर्क करके सही बताया वो रदरफोर्ड ने, मतलब गोल्डस्टीन ने बताया कि ये प्रोटॉन्स है, दिस इज़ द पॉजिटिव पार्टिकल्स। एक और फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है एटम का, प्रोटॉन्स है, नाम दे दिया था प्रोटॉन्स होता है, लेकिन उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कुछ बताया वो रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं बुक्स में दोनों के नाम दिए जाते हैं, गोल्डस्टीन का भी मतलब गोल्डस्टीन और साथ में रदरफोर्ड, दोनों लोगों को क्रेडिट दिया जाता है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पे। वैसे अगर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी आपसे पूछा जाए तो गोल्डस्टीन आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और रदरफोर्ड ने, अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की डिस्कवरी की, तो उन्होंने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर किया था वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, और रदरफोर्ड को जनरली प्रोटॉन्स की डिस्कवरी लिखा जाता है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है, लेकिन गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन्स को बताया था, तो इसलिए गोल्डस्टीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में देखोगे तो दोनों लोगों का नाम देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में गोल्डस्टीन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे हमने लिखा है एटॉमिक मास, तो देखो बच्चों, एटॉमिक मास जो होता है जनरली इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एटॉमिक मास होता है ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों मिलते हैं। तो एटॉमिक मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। जब भी हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास निकालते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए मिलेगा। कैपिटल ए मीन्स एटॉमिक मास मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लो एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताया गया कि 11 है और न्यूट्रॉन्स बताया गया 12 है, तो इसका एटॉमिक मास हमें कैसे पता चलेगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 23। इसका मतलब जो भी एलिमेंट है उसका, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा? 23 होगा। और जैसा कि आप जानते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो कौन सा एलिमेंट होगा? सोडियम होगा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मास कितना होता है? 23। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों?
एटॉमिक नंबर जो होता है उसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, चाहे वो एलिमेंट आयनिक हो, आयनिक का मतलब चार्ज्ड हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मतलब एलिमेंट चाहे कैटायनिक फॉर्म में हो चाहे एनायनिक फॉर्म में हो, उन सारे केसेस में उस एलिमेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा उतना ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की और सोडियम प्लस की, अगर आपसे पूछा जाए सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 11 होंगे और प्रोटॉन्स कितने होंगे आपके 11 होंगे। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 11 में से एक माइनस हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 11 होंगे। मतलब Na में और Na प्लस में, Na प्लस क्या है, दिस इज चार्ज एटम, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन्स वेरिएशन है, इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सिमिलर है। यहाँ पे भी प्रोटॉन्स 11 और यहाँ भी प्रोटॉन्स 11। तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अगर हम एटॉमिक नंबर पूछें, दोनों एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा। चाहे एलिमेंट्स भले ही चार्ज्ड हो जाए, कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज का आना या नेगेटिव चार्ज का आना, ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के केस में, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो देखो बच्चों, ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इस चीज़ को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको हम बता दें, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे ये एक्स क्या है, दिस इज़ द एलिमेंट, एक्स क्या हो गया, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसको हमने मान लिया कि दिस इज एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और जेड यहाँ पे हमने लिख दिया और ए को ऊपर लिख दिया। देखो बच्चों, ए क्या है, ऊपर जो लिखा होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और जो नीचे लिखा होता है जेड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जनरली नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। एलिमेंट के जस्ट ऊपर जो लिखा होता है दैट इज एटॉमिक मास, और एलिमेंट के जस्ट नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर होता है, और बीच में जो होता है दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हमें अगर लिखना है सोडियम, तो सोडियम ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 11 नीचे और यहाँ पे 23, मतलब ये 11 जो लिखा है दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज द एटॉमिक मास। और Na क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सोडियम। Na क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो देखो बच्चों, ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सिमिलर होता है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो ऐसी स्पीसीज को आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम को हम लिखते हैं H11, ठीक है। ड्यूटेरियम को, देखो बच्चों, प्रोटियम को लिखा जाता है H11, ड्यूटेरियम को H12 और ट्राइटियम को H13। अब ध्यान से देखो, तीनों के एटॉमिक नंबर देखो सिमिलर है, नीचे वाले जो हैं क्या हैं, 1, सबके तीनों के एटॉमिक नंबर क्या हैं, 1 1 1 है, लेकिन मास देख रहे हो डिफरेंट है। ऊपर वाली जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये क्या है, एटॉमिक मासेस क्या है, तीनों के डिफरेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, आइसोटोप्स कहा गया। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सिमिलर हों, ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो।
अब देखो बच्चों, इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम को जनरली हम P से या फिर कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ड्यूटेरियम को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्राइटियम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्राइटियम आपका क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। इसको याद रखना कि हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप होता है दैट इज ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। और ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का जो सेकेंड आइसोटोप्स है वो क्या है? ड्यूटेरियम है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का कितना होता है? मास 2 होता है। इस चीज़ को आपको अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है। हैवी वाटर, जैसे हैवी वाटर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो हैवी वाटर में जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, तो इसलिए हैवी वाटर का फार्मूला हम क्या लिखते हैं? D2O लिखते हैं। नॉर्मल वाटर क्या होता है? H2O में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम प्रेजेंट होता है, जबकि ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। D2O इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और ट्राइटियम जो होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। कभी कभी एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उन तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो इसको हम देखते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन का, प्रोटियम का हमने 1 लिखा, और ड्यूटेरियम 1 2 लिखा, और ट्राइटियम 1 3 लिखा। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हम बात करें, प्रोटियम में तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन्स भी 1 होगा। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 = 0 होगा। प्रोटियम में देखो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब ड्यूटेरियम में अगर हम बात करें, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा भाई? 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि मास कितना है? 2 है, और नंबर एटॉमिक नंबर 1 है। 2 - 1 = 1 हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 1 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? 3 - 1 = 2 होगा। देखो बच्चों, अब इन तीनों के केसेस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों के केस में सिमिलर है। तीनों के केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिमिलर है। तीनों में देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? सिमिलर है। सभी तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स 1 है, जबकि तीनों में डिफरेंस क्या है? न्यूट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है, और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ये फार्मूला हमने बताया है आपको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। देखो बच्चों, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जनरली, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 12 हमने लिख दिया। कार्बन का सेकेंड आइसोटोप हमने कार्बन 6 13 लिख दिया, और थर्ड आइसोटोप 6 14 लिख दिया। देखो, इन तीनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं, सिमिलर है, लेकिन मास देख रहे हो डिफरेंट है। एक का 12, एक का 13, एक का 14, इसीलिए इसको मास के बेसिस पे लिखा जाता है आइसोटोप्स को। तो कार्बन 6 12 को क्या लिखा गया है? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 4। ये 12 13 14 क्या बता रहा है? मास बता रहा है। हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? एटॉमिक मास के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इन तीनों के तो एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं, ठीक है। इसलिए क्या डिफरेंट है? मास डिफरेंट है, इसलिए इसको कैसे लिखा गया है? मास के बेसिस पे। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरीके से हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब देखो बच्चों, बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, इस सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स की अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होता है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एटॉमिक बम्स या फिर बहुत सारे यूरेनियम की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है यूरेनियम। यूरेनियम को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। यूरेनियम का मास 235 होता है एक का, और एक यूरेनियम का सेकेंड आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर 92 लेकिन मास 238 होता है। तो यूरेनियम 235 और 238 दो होते हैं, तो 235 और 238 दोनों के तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये दोनों यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखो, दूसरा जो है दैट इज़ द आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट
का आइसोटोप्स जो होता है CO, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं जनरली उनका यूज कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। अब नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जैसे आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन। देखो आयोडीन को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 53 होता है, मास 127 होता है। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स जो होते हैं, एक दूसरा आइसोटोप्स होता है आयोडीन 53 128 या 29। ठीक है, तो 28। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं आयोडीन के, इसका यूज हम ग्वाइटर डिजीज़ में करते हैं। इसका यूज हम किस में करते हैं, ग्वाइटर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं, क्योंकि आप जानते हो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर डिजीज़ होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स जो होते हैं आयोडीन का, उसका यूज़ ग्वाइटर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको जरूर याद कर लेना तुम लोग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार्स। अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो जस्ट अपोजिट टू द आइसोटोप्स। अब यहाँ पे आइसोबार में क्या है, ऐसी स्पीसीज जिनका सिमिलर एटॉमिक मास हो। एटॉमिक मास तो सिमिलर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो ऐसी स्पीसीज को आइसोबार्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, तीनों का मास हमने 40 लिख दिया। अब देखो इन तीनों एलिमेंट्स के मास तो क्या है, सिमिलर है, एटॉमिक मास सिमिलर है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट है। इसका 18, इसका 19, इसका 20। तो ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सिमिलर हो, तो ऐसी स्पीसीज को आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोबार्स के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आर्गन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 18 होगा, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 19 होगा और कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 20 होगा। ठीक है, तो तीनों आइसोटोप्स आइसोबार्स में जो स्पीसीज होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, और साथ में इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि आइसोबार्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट आते हैं। जबकि आपने क्या देखा था, आइसोटोप्स के केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तीनों के सिमिलर थे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट था। लेकिन आइसोबार्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइसोबार्स को याद रखना, एक छोटा सा डेफिनेशन है विथ एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चैप्टर के आपके कुछ लास्ट के टॉपिक्स हैं बच्चों, इसको जरूर रिवाइज कर लेना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।